starting with AS10 and it is property, plant and equipment. Prior to this, AS10 was fixed asset and AS6 was depreciation accounting. इन दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिलीट कर दिया गया है और उसकी जगह पे नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाया गया है AS10 एंड विच इज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. So we are starting AS10 and the name of this standard is property, plant and equipment. इसके पहले AS10 होता था फिक्स्ड एसेट्स एंड AS6 was depreciation accounting. हालांकि डेफिनेशन जो पहले फिक्स्ड एसेट की होती थी वही डेफिनेशन किसकी है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. यानी आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट ही क्या है? फिक्स्ड एसेट. लेकिन उनकी रिकॉग्निशन, उनकी ट्रीटमेंट, ये सब कुछ यहां पे डिफरेंटली बताई गई है. ठीक है, तो दिस हैज बीन डिलीटेड. अब ये नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट क्यों आया है? ठीक है, बेसिकली जो इससे रिलेटेड IFRS है, मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड आवर इंड AS, इन दोनों में पहले से ही पता है क्या नाम है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. इसमें कोई फिक्स्ड एसेट नाम का कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है. इनमें पहले से ही जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका नाम ही क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो क्या किया गया है? AS10 में भी रिवीजन किया गया और फिक्स्ड एसेट की जगह प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट उसका नाम रखा गया और अकॉर्डिंगली जो ट्रीटमेंट IFRS और इंड AS में है वही यहां पे ट्रीटमेंट भी बताई गई है. तो लेट अस स्टार्ट. Objective of this accounting standard AS10. The objective of this standard is to prescribe the accounting treatment for property, plant and equipment. Objective क्या है इसका? Number 1, treatment of property, plant and equipment so that the user of the financial statement. What is financial statement? Balance sheet, profit and loss account, these are financial statement. And who are the users of these financial statement? Anyone who has got a stake into the company. जिसमें किसी भी तरीके का, जिसके पास किसी भी तरीके का कंपनी में इंटरेस्ट है, एंटिटी में इंटरेस्ट है, वो क्या कहलाएगा? यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, user of financial statement can be shareholder in the case of company, debenture holders of the company, can be creditors of the company, can even be debtors of the company, can be government. ठीक है, इन सभी को कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एक एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट होता है. so that the user of the financial statement can make out information about, उनको इंफॉर्मेशन मिल सके किस चीज की? इन्वेस्टमेंट मेड बाय द एंटरप्राइज इन प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो हमें ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट सीखना है और दूसरी बात क्या सीखना है? इन्वेस्टमेंट कितनी की गई है इसमें? इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. ट्रीटमेंट का मतलब है रिकॉग्निशन. वेदर वी शुड रिक्वायर अ पर्टिकुलर एक्सपेंस मेड. हमने कोई खर्चा किया है तो क्या हम उस खर्चे को प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं? और दूसरी बात क्या सीखेंगे हम लोग कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमारा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना कहलाएगा. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिटरमिन करने के लिए बहुत सारी बात सीखनी पड़ेगी. से फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, उस पर कुछ टैक्सेस पे किए, कुछ फ्रेट भी लगा, तो कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट माना जाए? सभी को कंसिडर कर लेना चाहिए, कुछ इग्नोर कर देना चाहिए उसमें? तो दैट इज टू बी सीन. ठीक है, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द ट्रीटमेंट. तो पहली बात कि हम लोग को पर्टिकुलर खर्चे को, एक पर्टिकुलर खर्चे को प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कंसिडर करना है कि नहीं, ये सीखेंगे. और फिर अगर कंसिडर करना है तो कितना अमाउंट कंसिडर करना है, ये सीखेंगे. अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. द प्रिंसिपल इश्यूज
अब अगर ये सीखना है तो क्या क्या इश्यू है, इफ यू हैव टू लर्न दीज टू थिंग्स, तो क्या क्या इश्यू है उसके लिए? द प्रिंसिपल इश्यूज इन अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर द रिकॉग्निशन ऑफ एसेट्स, नंबर 1 रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन ऑफ एसेट, द डिटर्मिनेशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट, दूसरी चीज हम लोग को सीखना होगा कैरिंग अमाउंट, and the depreciation charges and impairment losses to be recognized in relation to them. तीसरी बात depreciation, चौथा impairment. तो अगर आपको ये दो बातें फुलफिल करनी है, ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है, तो ये चार चीजें आपको आनी चाहिए। क्या क्या आनी चाहिए? नंबर 1 रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि आप उसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं, एक पर्टिकुलर आइटम ऑफ एक्सपेंस हुआ है आपका, whether you will recognize it as property plant and equipment or not. Then carrying amount, carrying amount का मतलब होता है amount which will appear in balance sheet, ठीक है, उसका क्या carrying amount होगा, ठीक है। एंड पता है carrying amount कैसे निकलता है? कैरिंग अमाउंट निकलता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब अब तक का जितना भी डेप्रिसिएशन है वो घटा दीजिए, माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट। व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? कैरिंग अमाउंट इज कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आज तक का डेप्रिसिएशन घटाइए और क्या घटाइए साथ ही साथ एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट, ठीक है। इंपेयरमेंट माइट बी ए न्यू वर्ड फॉर यू, ठीक है। ऑल्दो AS10 जो है हमारा वो इंपेयरमेंट से डील करता भी नहीं है, इंपेयरमेंट के लिए एक स्पेसिफिक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है। अब चाहे तो यहां लिख लें AS28, इट डील्स विथ इंपेयरमेंट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग इंड AS इज इंड AS 36। अभी हम फिलहाल उस समय में है जहां पे AS और इंड AS दोनों पैरेलली चल रहा है, ठीक है। ICI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने AS तो बना ही रखा था, अब साथ ही साथ और क्या बना दिया है? इंड AS, ठीक है। इंड AS क्यों बनाया गया है? इंड AS बनाया गया है ताकि हमारी स्टैंडर्ड भी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है IFRS उसकी तुलना में बराबर रहे। जैसा इंटरनेशनली सभी कंपनी क्या करती हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करती हैं, हम भी वैसी ही ट्रीटमेंट करें। इसके लिए क्या बनाया गया? इंड AS। और आज हम जिस समय में है उस समय क्या है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टर्नओवर अगर ज्यादा है कंपनी का, एक सर्टेन अमाउंट से कंपनी की नेटवर्थ अगर ज्यादा है, तो ऐसे में उस कंपनी को क्या अप्लाई करना है? इंड AS। लेकिन अगर एक कंपनी एक सर्टेन स्पेसिफाइड टर्नओवर से कम है उनका टर्नओवर, और नेटवर्थ अगर एक स्पेसिफाइड अमाउंट से कम है, तो उनको क्या अप्लाई करना है? AS। बेसिकली हम लोग एक ट्रांजिशन फेज में है। गवर्नमेंट कोई भी चीज जब नई इंट्रोड्यूस कराती है मार्केट में, तो पता है क्या करती है? पहले कुछ सेक्टर्स पे इंट्रोड्यूस करती है। मतलब अगर 100 लोग हैं तो सैंपल के तौर पे पहले 10 लोगों पे अप्लाई करके देखते हैं, अगर सक्सेसफुल रहा तो क्या करेंगे? सभी पे अप्लाई कर देंगे। तो नया स्टैंडर्ड जो तैयार हुआ ICI के द्वारा, दैट इज इंड AS, बेसिकली गवर्नमेंट के कहने पे ही ये तैयार किया गया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये सभी पे इंट्रोड्यूस नहीं किया। गवर्नमेंट ने कहा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पहले उनपे क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करके देखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो क्या करेंगे? फिर हम सब पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो बेसिकली वी आर इनटू द ट्रांजिशन फेज। हम उस फेज में हैं जहां पे एक सर्टेन समय के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे AS एबॉलिश हो चुका होगा और इंड AS आ चुका होगा, ठीक है। पता है ये जो स्टैंडर्ड में परिवर्तन किया गया है वो कैसे किया गया है? इन लाइन विथ इंड AS ओनली, ठीक है। इंड AS बहुत डिफरेंट था इस स्टैंडर्ड से, बहुत ज्यादा अंतर था, इसलिए इस स्टैंडर्ड को भी बदला गया, ठीक है। जिन स्टैंडर्ड्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है उनमें वो चेंजेस लाए भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल इंड AS एप्लीकेबल है मार्केट में कि AS? मार्केट में दोनों ही चल रहा है, ठीक है। जो बड़ी कंपनियां हैं वो क्या लगा रही हैं? इंड AS, और छोटी कंपनियां क्या लगा रही हैं? AS। तो आज फिलहाल आपके पास जानकारी मार्केट के हिसाब से AS और इंड AS दोनों की होनी चाहिए। ऑल्दो ये डिपेंड करता है कि हमारे कोर्सेज में जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ठीक है।
तो इंपेयरमेंट के लिए एक डिफरेंट स्टैंडर्ड है, दैट इज AS 28, और इंड AS की बात करें तो इंड AS 36 विच डील्स विद इंपेयरमेंट की इंपेयरमेंट कब लगाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हालांकि इस स्टैंडर्ड में थोड़ा सा डिस्कशन इंपेयरमेंट का भी जरूर है, वो इसलिए है क्योंकि कैरिंग अमाउंट तब तक कैलकुलेट नहीं हो सकती जब तक आपको इंपेयरमेंट नहीं पता है, ठीक है। तो इंपेयरमेंट की बेसिकली कैलकुलेशन की बात कही गई है, इंपेयरमेंट कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ठीक है। इंपेयरमेंट भी ऐसे समझ लीजिए डेप्रिसिएशन का भाई है, ठीक है। जिस तरीके से डेप्रिसिएशन एक एसेट की वैल्यू को कम कर रहा है, उसी तरीके से इंपेयरमेंट भी क्या करता है, एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन इंपेयरमेंट कब रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए, कब चार्ज कर देना चाहिए, ये सारी बात कहां लिखी गई है, AS 28 में, ना कि AS 10 में, ठीक है। तो यू डू नॉट हैव टू गो फॉर AS 28 राइट नाउ। अभी आप जो देख रहे हैं वो क्या है, AS 10, और यहां पे जितनी चर्चा, मतलब एक लिमिटेड चर्चा की गई है किसकी, इंपेयरमेंट, ठीक है। डेफिनेशन, अब इस स्टैंडर्ड में कुछ टर्म्स यूज किए गए हैं, तो उन टर्म्स को पहले डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है, कि उन टर्म्स का क्या मतलब है। नंबर 1, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इस स्टैंडर्ड का नाम ही क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एंड सी द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर इनटेंजिबल, आर टेंजेबल आइटम्स। अंडरलाइन कीजिए वर्ड टेंजेबल आइटम्स। कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है, टेंजेबल आइटम्स है, मतलब इनटेंजेबल आइटम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है। तो जो इनटेंजेबल आइटम्स होते हैं उनकी डिस्कशन यहां पे इस स्टैंडर्ड में नहीं है, वो एक डिफरेंट स्टैंडर्ड में है, आप वहीं पे लिख लीजिए। intangible asset is governed by AS 26. Intangible asset is governed by AS 26. एग्जाम्पल लीजिए कुछ इंटेंजिबल एसेट के, फ्रेंचाइजी, लाइसेंसेस, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, ये सारी चीजें किससे गवर्न होती हैं, AS 26 से, ना कि यहां से। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स दैट A are held for use in the production or supply of goods or services, for rental to others, or for administrative purposes. Are held for use in the production. अंडरलाइन कीजिए वर्ड प्रोडक्शन। कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो टेंजेबल आइटम है जो कहां यूज होता है, प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में यूज होता है मतलब क्या है, मशीन, ठीक है। प्रोडक्शन में क्या यूज होता है, मशीनरीज वगैरह, वो सब कह रहा है कि देखिए आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। और सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स सप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है, सारे डिलीवरी वैन्स, ये सब भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। फॉर रेंटल टू अदर्स, अगर आप दूसरे को किराए पे देने के लिए यूज करते हो, ठीक है। और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, अगर वो ऑफिस में यूज होता है, जैसे ऑफिस के फर्नीचर, ठीक है, ऑफिस में रखा हुआ कंप्यूटर, ये सब भी क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एंड बी पॉइंट, आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन पीरियड ऑफ 12 मंथ। 12 महीने से अधिक इस्तेमाल हो जाएगा, इसकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तो फिर से रिपीट करते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो एसेट होती है जो प्रोडक्शन में यूज होती है, डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होती है, तीसरी बात रेंटल्स के लिए यूज होती है, चौथी बात एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए यूज होती है। लेकिन एक खास बात जो इन चारों बातों के लिए अप्लाई होती है कि ये सभी एसेट यूज होनी चाहिए कम से कम 12 महीने के लिए, ठीक है, एटलीस्ट मोर देन 12 मंथ्स ये यूज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, बिना आंसर देखिए इसे आंसर करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन 1, एन एंटिटी एक्वायर्ड अ लाइसेंस टू ऑपरेट अ टैक्सी इन अ मेजर सिटी। उसे टैक्सी ऑपरेट करने का मेजर सिटी में लाइसेंस मिल गया है। Will license be classified as an item of property, plant and equipment? जल्दी बोलिए। No, this will not be considered as property, plant and equipment. Why? Because license is an intangible asset. ठीक है, an intangible asset is governed by AS 26. यही आंसर है इसका। The taxi license is not an item of property, plant and equipment. It is an intangible asset. Number 2, cost. अब ये डेफिनेशन हम लोग क्यों देख रहे हैं, जब आगे स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो वो हमें बताएगा कि देखिए कैरिंग अमाउंट निकालना है तो आपको कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन घटाना होगा, उसमें से इंपेयरमेंट घटाना होगा। तो जो जो टर्म यूज होंगे आगे उन सभी टर्म को यहां पे डिफाइन किया गया है। तो व्हाट इज दिस कॉस्ट,
Cost is the amount of cash or cash equivalent paid or the fair value of other consideration given to acquire an asset at the time of its acquisition or construction, or where applicable, the amount attributed to that asset when initially recognized in accordance with the specific requirement of other accounting standard. कहता है कि कॉस्ट क्या होता है, इज द कैश और कैश इक्विवेलेंट दैट हैज बीन पेड टू एक्वायर एन एसेट. आप कैश या फिर कोई दूसरी चीज, ठीक है, नॉन कैश कंसिडरेशन जो आपने पे किया है किसी भी एसेट को एक्वायर करने के लिए, वो क्या है, उसकी कॉस्ट है. लेकिन सिर्फ यही नहीं, द अमाउंट एट्रीब्यूटेड टू दैट एसेट. अमाउंट एट्रीब्यूटेड टू दैट एसेट का मतलब क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, हम पूरी एंटिटी को एज इट इज एक्वायर कर लेते हैं. हमने एक पूरी एंटिटी को एक्वायर कर लिया फॉर ₹5 करोड़, ठीक है. दिस हैपेंस इन द केस ऑफ अमलगमेशन, ठीक है, कि हमने क्या किया, एक कंपनी को अमलगमेट कर लिया और परचेज कंसिडरेशन हमने क्या पे की, ऑन द बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है. तो हमने ढेर सारे एसेट, इनफैक्ट द एंटायर कंपनी एक्वायर कर लिया फॉर ₹5 करोड़, ठीक है. तो क्या इंडिविजुअल एसेट की यहां पे कीमत लगाई गई है? नहीं. लैंड की कितनी कीमत, बिल्डिंग की कितनी कीमत, बाकी जो मशीनरीज हमने लिया उसकी कितनी कीमत लगाई गई है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. तो यहां पे क्या होता है कि हम एलोकेट करते हैं कि अगर हमने 5 करोड़ रुपए में इतनी सारी चीजें ली हैं तो चलो एलोकेट कर देते हैं बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू, कि लैंड की कीमत क्या लगाई हमने, बिल्डिंग की कीमत क्या लगाई. तो कह रहा है ये जो आप एलोकेशन करते हो इसे भी हम क्या मान लेंगे, कॉस्ट ही मान लेंगे. आई बात समझ में? तो कहता है कि अगर आप कैश पे करके लाते हो या कैश के इक्विवेलेंट कोई चीज दे के लाते हो तब तो वही उसकी कॉस्ट है. और अगर आपने कैश या कैश के इक्विवेलेंट देने की बजाय क्या किया, अमाउंट एट्रीब्यूट किया है, मतलब 10 चीजें एक साथ खरीद लिए, हमने कहा ये फर्नीचर, ये मशीनरी, ये बिल्डिंग सब दे दो, 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं, ठीक है. तो कोई ना कोई कैलकुलेशन मेरे दिमाग में चल रही थी कि नहीं? बिल्कुल चल रही थी. हमने कुछ ना कुछ तो एलोकेशन किया होगा कि फर्नीचर की क्या कीमत लगा रहे हैं, बिल्डिंग की क्या कीमत लगा रहे हैं. तो कह रहा है वही एट्रीब्यूटेशन कर दीजिए, आप वही एलोकेशन कर दीजिए जो आपने पेमेंट की है, और वो उसकी एसेट की क्या कहलाएगी, कॉस्ट कहलाएगी. तो हम अब उसके एट्रीब्यूट कर देंगे कि सपोज आई हैव एक्वायर्ड बिल्डिंग फॉर ₹1 करोड़, 2 करोड़ रुपए टोटल दिए थे, उसमें से बिल्डिंग की कीमत 1 करोड़ रुपए है, फर्नीचर की कीमत कितनी है, 10 लाख रुपए है. तो ये एलोकेशन ही आने वाली एसेट की कॉस्ट कहलाएगी. डेप्रीशिएशन. Depreciation is the systematic allocation of depreciable amount of an asset over its useful life. Depreciation क्या होता है? Allocation of depreciable amount over its useful life. And what is this depreciable amount? बता पाएंगे depreciable amount किसे कहते हैं? No, cost of asset is not the depreciable amount. Cost minus residual value. कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं डेप्रीशिएबल अमाउंट, ठीक है. दिस इज डेप्रीशिएबल. और यही हिस्सा हम क्या कर देते हैं, हम इसे एलोकेट कर देते हैं, एलोकेटेड ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट. अगली डेफिनेशन देखिए डेप्रीशिएबल अमाउंट की है. डेप्रीशिएबल अमाउंट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट. डेप्रीशिएबल अमाउंट की डेफिनेशन देखिए, इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट. अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट क्यों बोल रहा है? कह रहा है कॉस्ट रख दीजिए या फिर अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट. क्योंकि कभी कभी जो आप एसेट एक्वायर कर रहे हो उसके लिए कैश या कैश इक्विवेलेंट आपने पे ही नहीं किया है, आपने तो लमसम कंसिडरेशन पे किया था फॉर सो मेनी एसेट्स, और आपने अमाउंट क्या किया था एग्जैक्टली, एट्रीब्यूट. तो इसीलिए बोल रहा है कॉस्ट या फिर कॉस्ट की जगह पे आपने जो भी अमाउंट रखा है, ठीक है, माइनस कर दीजिए उसमें से. डेप्रीशिएबल अमाउंट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट लेस इट्स रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है. फिफ्थ, कैरिंग अमाउंट. कैरिंग अमाउंट मतलब अमाउंट विच विल अपीयर इन बैलेंस शीट,
is the amount at which the asset is recognized after deducting any accumulated depreciation and accumulated impairment losses. So cost of the asset minus accumulated depreciation minus accumulated impairment, इसे क्या कहा जाता है? Carrying amount. Useful life, depreciable amount जो होता है वो हम allocate करते हैं ओवर useful life. तो अब हमें जानना होगा कि what is this useful life? Useful life is the period over which an asset is expected to be available for use by an enterprise. Underline कीजिए word expected to be available. Useful life is always an estimate. आप हमेशा अंदाज लगाते हो कि एक मशीन कितनी चलेगी, ठीक है? एक पर्टिकुलर मशीन हमने भी एक्वायर की और आपने भी एक्वायर की. ऐसा पॉसिबल है कि मेरे हिसाब से उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, जबकि आपके हिसाब से उसकी यूजफुल लाइफ 7 साल है. तो आप उसे 7 साल पे डेप्रिशिएट करते हैं और हम उसे कितने पे डेप्रिशिएट करते हैं? 5 साल पे, ठीक है? तो यूजफुल लाइफ क्या होता है? पीरियड ओवर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज बाय एन एंटरप्राइज. यूजफुल लाइफ दूसरी बात बी द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द एसेट बाय एन एंटरप्राइज. कह रहे यूजफुल लाइफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे भी आप कह सकते हैं, ठीक है? मतलब यूजफुल लाइफ बोलने के 2 तरीके इनफैक्ट. एक, मशीन 5 साल चलेगी. दूसरा, मशीन 5 लाख यूनिट बनाएगी, ठीक है? फिर से रिपीट करते हैं. ए और बी में क्या लिखा गया है? यूजफुल लाइफ इज द पीरियड ओवर विच. तो पीरियड कैसे बोला जाता है? 5 साल चलेगी, 8 साल चलेगी. यूजफुल लाइफ क्या होता है? और द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन. तो हम लाइफ ऑफ मशीन और कैसे कह सकते हैं? 5 लाख यूनिट्स, 2 लाख यूनिट्स. ये भी क्या है? यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन. इनफैक्ट एक बात अभी बता देते हैं आपको, डेप्रिशिएशन मेथड्स. जब हम ये बात बोल देंगे तो शायद आपको यूजफुल लाइफ की डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी. AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आगे चल के आपको डेप्रिशिएशन के मेथड भी बताएगा कि कौन कौन से मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन हम यूज कर सकते हैं. तो उसमें बात आएगी WDV मेथड, नंबर 2 SLM मेथड, नंबर 3 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड. ठीक है? डेप्रिशिएशन लगाने की ये 3 मेथड परमिटेड है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. WDV और SLM आप तब लगा सकते हैं जब आपके पास यूजफुल लाइफ पता है किसमें है? पीरियड्स. और यूजफुल लाइफ अगर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट है, 5 लाख यूनिट ये मशीन बना पाएगी, तो पता है डेप्रिशिएशन का मेथड क्या होगा? यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है? तो ये आगे चल के चर्चा होगी. अभी बोल देना जरूरी था ताकि आप समझ पाए कि यूजफुल लाइफ की 2 डेफिनेशन क्यों है. यूजफुल लाइफ इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन यूनिट, टोटल प्रोडक्शन यूनिट, इतना माल टोटल बना दें. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. As part of their remuneration package, an entity provides each senior manager with the private use of a luxury motor vehicle of the manager's choice. रेमुनेशन पैकेज का पार्ट होता है कंपनी में, जितने भी सीनियर मैनेजर हैं उनसे पूछा जाता है कि कौन सी लग्जरी कार आपको पसंद है बताइए, वो आपको कंपनी की तरफ से मिलेगी. ठीक है? द एग्जीक्यूटिव मोटर व्हीकल्स आर रिप्लेस्ड एवरी 2 years इररिस्पेक्टिव ऑफ यूसेज. अब 2 साल के बाद उनसे कार रिप्लेस करवा दी जाती है, मतलब पुरानी कार कंपनी वापस ले लेती है और नई कार फिर दे देती है. रिपीट करें अब तक का क्वेश्चन. क्वेश्चन ये कहता है कि कंपनी अपने सीनियर मैनेजर से पूछती है आपको कौन सी कार पसंद है, जो लग्जरी कार वो पसंद करता है उसे दे दी जाती है, और 2 साल बाद इररिस्पेक्टिव ऑफ यूजेस
मतलब वो 2 साल में कितना चलाया, क्या चलाया, उसकी हालत क्या, इससे मतलब नहीं है। 2 साल बाद कंपनी क्या करती है, फिर से उसको नई कार दे देती है, पुरानी कार उससे ले लेती है। The entity sells and replaces its luxury motor vehicles fleet every 2 years when the vehicles are expected to be economically usable by one or more user for at least another 3 years. कह रहा है एंटिटी जो कार वापस लेती है अपने मैनेजर से, वो मार्केट में बेच देती है 2 साल बाद। हालांकि अगर देखा जाए तो इकोनॉमिकली वो अभी 3 साल और यूज हो सकता है। सिंस यूज हो सकता है तभी तो मार्केट में बिक जा रही है, ठीक है। तो अपने मैनेजर से 2 साल बाद वापस लिया, उनको नई कार पकड़ा दी और वो कार मार्केट में बेच दी जो और भी 3 साल के लिए चल सकती है। डिटरमिन यूजफुल लाइफ ओवर विच व्हीकल टू बी डेप्रिशिएटेड बाय कंपनी। कंपनी क्या साल पे व्हीकल को डेप्रिशिएट करेगी? व्हीकल क्या साल चलती है? चलती तो 5 साल है, लेकिन एंटिटी क्या साल चलाती है? 2 साल। तो डेप्रिशिएशन क्या साल पे लगना चाहिए, 2 साल या 5 साल? 2 साल पे, ठीक है। व्हाट यू हैव टू सी इज द यूसेज बाय द एंटिटी इटसेल्फ, ठीक है। एंटिटी उसे कितने साल के लिए इस्तेमाल करती है। आंसर देखिएगा, द यूजफुल लाइफ ऑफ द व्हीकल इज, कितना लिखें? 2 इयर्स। यूजफुल लाइफ का मतलब होता है वो पीरियड जिस पे एंटिटी क्या करेगी, डेप्रिशिएट करेगी। यूजफुल लाइफ ऑफ द व्हीकल इज 2 इयर्स। द फैक्ट दैट द व्हीकल कुड बी ऑपरेटेड फॉर 5 इयर्स। व्हीकल 5 साल चलती है इस बात से हमको मतलब नहीं है, हमारे लिए यूजफुल लाइफ 2 ही साल है, क्योंकि हम 2 साल इस्तेमाल करते हैं उसका। The fact that the vehicle could be operated for 5 years is not relevant to the assessment of their useful life. Useful life is the period over which vehicles are expected to be available for use by the entity. ठीक है, अंडरलाइन कीजिए वर्ड by the entity. That is 2 years. Question 3 आंसर कीजिए। Question 3, an entity does not service its equipment regularly. An entity does not service its equipment regularly. With regular servicing, the equipment would be available for use for 5 years. कह रहा है एक एंटिटी अपनी इक्विपमेंट को रेगुलरली सर्विस नहीं करती है। अगर रेगुलर सर्विस किया जाए तो इक्विपमेंट कितना चलेगा, 5 साल, लेकिन कंपनी करती नहीं है। However, the expected equipment servicing pattern is expected to render the equipment unusable in 3 years. कहता है जिस हिसाब की ये लोग सर्विसिंग कर रहे हैं इक्विपमेंट की, उस हिसाब से देखा जाए तो 3 साल बाद ये अनयूजेबल हो जाएगा, मतलब 3 साल बाद इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहेगा। फिर से रिपीट करते हैं, एक कंपनी ने इक्विपमेंट परचेज कर रखा है जिसकी अगर कायदे से अच्छे से सर्विसिंग की जाए तो वो 5 साल चलेगी, लेकिन जिस प्रकार की सर्विसिंग ये लोग कर रहे हैं उससे 3 साल के बाद उस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा ऐसा लगता नहीं। डिटरमिन द लाइफ ऑफ इक्विपमेंट ओवर विच इट विल बी डेप्रिशिएटेड बाय एंटिटी। क्या साल पे डेप्रिशिएट करें, 3 साल। The useful life of the equipment is 3 years. That is the period over which the equipment is expected to be available for use by the entity, taking account of expected level of servicing. The fact that regular servicing would extend the life of equipment to 5 years is irrelevant when the entity does not expect to undertake regular servicing. तो 5 साल वाली लाइफ हमारे लिए बेकार है क्योंकि कंपनी रेगुलर सर्विसिंग करती ही नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 देखिएगा। An impairment loss is the amount by which carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. Impairment loss क्या होता है? तो हमने आपको बताया था कि हालांकि इम्पेयरमेंट लॉस का एक डिफरेंट स्टैंडर्ड है, लेकिन यहां पे भी छोटी सी चर्चा उसकी की गई है। और वो चर्चा की क्यों गई है, क्यों की गई यहां पे इम्पेयरमेंट लॉस की चर्चा, जबकि इसका एक अलग स्टैंडर्ड है? क्यों की गई? कैरिंग अमाउंट की कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि कैरिंग अमाउंट की कैलकुलेशन के लिए आपको कॉस्ट में से 2 चीजें घटानी होती है, एक तो होता है डिप्रीशिएशन और दूसरा होता है इम्पेयरमेंट, ठीक है। Since this is a new standard, you won't find any practical question anywhere, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली इसे क्या किया है, रिलीज किया है। और इंस्टीट्यूट सिर्फ और सिर्फ क्या रिलीज करती है, टेक्स्ट। वो सिर्फ रनिंग सेंटेंसेस बताती है कि देखिए इस स्टैंडर्ड में हमने ये सिस्टम बनाया है ट्रीटमेंट का, ठीक है। ऑल्दो आई हैव ट्राइड कि हम हर एक पैराग्राफ पे, मतलब हर एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखाएं कि किस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन
किए जा सकते हैं। इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है? इम्पेयरमेंट लॉसेस कैरिंग अमाउंट माइनस दूसरी बात देखिए, हमने आपसे बताया कि कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए, कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए आपको कॉस्ट में से दो चीजें हटानी होंगी, एक तो डेप्रिसिएशन और दूसरा इम्पेयरमेंट। ठीक है, अभी हम लोग कैलकुलेशन ही कर रहे हैं किसकी, इम्पेयरमेंट की, लेकिन वहां पे भी वर्ड आ गया है कैरिंग अमाउंट, तो इसका मतलब क्या है? यहां पे कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या है? कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। व्हाट इज दिस कैरिंग अमाउंट? ऑल्दो कैरिंग अमाउंट तो क्या होता है, हमने बताया कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इम्पेयरमेंट लॉस, लेकिन अभी तो हम इम्पेयरमेंट लॉस निकाल ही रहे हैं और उसी समय कैरिंग अमाउंट की चर्चा कर रहे हैं। तो ये कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या है? कैरिंग अमाउंट कंसिडरिंग दोज आइटम्स विच यू हैव कंसिडर्ड टिल डेट। आज तक आप यही जानते थे कि बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहां पे जब कैरिंग अमाउंट की बात कर रहा है, दिस इज टॉकिंग ऑफ कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट। कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन अगर रिकवरेबल अमाउंट से, अगर आपके रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है तो क्या आएगा, इम्पेयरमेंट लॉस। तो पता है हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू चेक कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या ज्यादा है आपके रिकवरेबल अमाउंट से। इफ इट इज मोर, if it is more, difference is impairment loss. बात समझ में आई सबको? तो इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकालेंगे हम लोग देखेंगे कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या मेरे रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है। अगर रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है तो उस डिफरेंस को क्या कहेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, अच्छा, अब ये जो डिफरेंस है वो इम्पेयरमेंट लॉस है, वो हमने घटा दिया, वो हमने यहां घटा दिया, तो बताइए कैरिंग अमाउंट कितना बन जाएगा। आप बहुत इंटेलिजेंटली सोचिए कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये ज्यादा था किससे, मेरे रिकवरेबल अमाउंट से। ठीक है, तो जितना ज्यादा था वही है इम्पेयरमेंट लॉस, और वो भी हमने घटा दिया, तो ये कैरिंग अमाउंट बेसिकली कितना आ गया, सोचिए। फिर से देखते हैं, कॉस्ट माइनस, फिगर रख लिया करिए, जैसे ही लगे कि नहीं सोच पा रहे हैं, जल्दी जल्दी फिगर रख के देखिए क्या दिक्कत है। ठीक है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन मान लीजिए है 500, ठीक है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 500 रुपया, रिकवरेबल अमाउंट कितना, मान लीजिए 400 रुपया, डिफरेंशियल कितना होता है, इम्पेयरमेंट लॉस, यानी 100 रुपए इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, 100 रुपए अगर इम्पेयरमेंट लॉस, तो यहां 100 रुपए और लेस कीजिए, कितना आ गया, 400। 400 ही क्या था आपका, रिकवरेबल अमाउंट। आ रही बात समझ में? तो बेसिकली अब आपको करना क्या है, एसेट कितने पे रिकॉर्ड करना है। बुक्स में जो वैल्यू चलती है वो क्या चलती है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन बेसिकली एक एस्टिमेट होता है कि जितना खर्चा हमने किया है ओवर द यूजफुल लाइफ हम क्या करते हैं, उसे खत्म करते जाते हैं, धीरे धीरे पीएल में चार्ज करते जाते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन ये उसकी बुक वैल्यू थी। ठीक है, हम अब उसे कंपेयर करते हैं रिकवरेबल अमाउंट से कि हम इससे कितना निकाल सकते हैं एसेट से, व्हाट एसेट कैन गिव अस। ठीक है, और अगर आपको महसूस हो जाए कि बुक्स में तो उसकी वैल्यू 500 चल रही है लेकिन उसकी औकात 400 से ज्यादा नहीं है, तो एक काम करिए, उसको कितने पे रिकॉर्ड करिए,
400। ये स्टैंडर्ड कहना चाहता है। हम रिपीट कर रहे हैं, वी शुड नॉट गो फॉर फॉर्मूला। हम लोग अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि स्टैंडर्ड कहना क्या चाहता है। स्टैंडर्ड ये कहना चाहता है कि आपकी कॉस्ट थी 800 रुपया, आप रेगुलरली उसे डेप्रिशिएट करते थे, ठीक है, और डेप्रिशिएट करते करते आज उसकी बुक्स में वैल्यू कितनी चल रही है, 500 रुपया। लेकिन पता है वो कितना रिकवर करने की औकात रखता है एसेट, सिर्फ 400 रुपया। तो भले उसकी बुक्स में वैल्यू 500 चल रही हो, उसको वापस कहां पे लाना पड़ेगा, 400 रुपए। और जो डिफरेंशियल आपने लगाया उसमें 500 से 400 पे लाने के लिए जो डिफरेंस आपने देखा, वो पता है क्या है, वही है इंपेयरमेंट लॉस। आई बात समझ में? फिर से रिपीट करते हैं। 800 रुपए की आपने एक एसेट एक्वायर की, 300 रुपए आपने उसे डेप्रिशिएट कर दिया, बुक्स में वैल्यू कितनी चल रही है, 500 रुपए, लेकिन उसकी औकात 700 रुपए की है। क्या करना है? कुछ नहीं। क्या करना है? कुछ नहीं। क्योंकि हमने आपसे बात कही कि इंपेयरमेंट लॉस की बात कब आएगी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज व्हेन मोर देन रिकवरेबल अमाउंट। अभी हमने कहा रिकवरेबल अमाउंट कितना हो गया था, 700 रुपया। अगर 500 रुपए बुक्स में चल रही है, औकात उसकी 700 रुपए की, तो भूल जाइए, तुम 500 रुपए पे चलने दीजिए। लेकिन अगर 500 रुपए बुक्स में चल रहा है, औकात उसकी कितनी है, 400 रुपए की, तो 500 पे नहीं दिखना चाहिए, वो कितने पे दिखना चाहिए, 400 पे। 400 रुपए करने के लिए आपको कुछ लेस करना पड़ा, जितना लेस करना पड़ा उसी को क्या बोलते हैं, इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है, यानी जब इंपेयरमेंट लॉस आप एक एसेट पे लगाते हो तो पता है एसेट कितने पे दिखने लग जाती है बुक्स में, अपनी रिकवरेबल अमाउंट के बराबर। जैसे ही आप इंपेयरमेंट लॉस लगाते हो तो एक एसेट बुक्स में कितने की दिखने लग जाती है, रिकवरेबल अमाउंट के बराबर। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस रिकवरेबल अमाउंट, अब ये देखने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 8 है, रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ एसेट्स नेट सेलिंग प्राइस एंड वैल्यू इन यूज। हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज, दो चीजों में से जो ज्यादा है वो होता है रिकवरेबल अमाउंट। एक एग्जांपल बना लेते हैं ताकि इसकी चर्चा और आसान हो जाए, ताकि आपको समझ में आए कि व्हाट इज दिस नेट सेलिंग प्राइस, व्हाट इज दिस वैल्यू इन यूज। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ एसेट है 900, इसकी रेजिडुअल वैल्यू है 100, लाइफ है इसकी 8 ईयर। मेथड हम लगाते हैं एसएलएम। डिप्रिसिएशन पर एनम कितना होता होगा इसका, 100। कैसे निकालेंगे, 900 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 8, 100 डिप्रिसिएशन पर एनम। आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल हो चुके हैं, आफ्टर 3 इयर्स डब्ल्यूडीवी कितनी होगी, 900 की कॉस्ट, 300 रुपया डिप्रिसिएशन 3 सालों में कट चुका होगा, कितना होगा, 600। ठीक है, चलिए डेफिनेशन देखिए। हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज। नेट सेलिंग प्राइस, पॉइंट नंबर 9, the residual value of the asset is the estimated amount that an enterprise would currently obtain from the disposal of the asset. The residual value of an asset is the estimated amount that an enterprise would currently obtain from disposal of asset after deducting the estimated cost of disposal if the asset were already of the age and in the condition expected at the end of its useful life. क्या मतलब इसका, the residual value of the asset, कौन सी वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट कौन सी वैल्यू, ये 100 रुपए
नहीं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये तो 100 रुपए की रेसिडुअल वैल्यू पता है कब होती, जब 8 साल बीत गए होते। ठीक है, 8 साल नहीं बीते हैं, आज की तारीख में, आज की तारीख में अगर हम इसको बेच दें तो कितने की बिकेगी, और उसमें से माइनस क्या कर दीजिए, जितना बेचने में खर्चा लगेगा। व्हाट इज दिस नेट सेलिंग प्राइस? नेट सेलिंग प्राइस का मतलब है जिस ईयर एंड पे आप इंपेयरमेंट लॉस निकाल रहे हो, हर साल ये चेक करना पड़ेगा, हर साल 31 मार्च को ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी कि अगर एसेट को हम आज ही बेच दें, 8 साल पे नहीं, अगर हम एसेट को आज ही बेच दें तो कितने की बिकेगी, माइनस बेचने में कितना खर्चा लगेगा। Net selling price, the residual value of the asset is estimated amount that an enterprise would currently obtain. Underline कीजिए what? Currently obtain. Would currently obtain from disposal of the asset after deducting the estimated cost of disposal. If the asset were already of the age and in the condition expected at the end of its useful life. ये मानते हुए कि यूजफुल लाइफ के अंत पे हम जैसे एसेट को बेचते हैं, जो कंडीशन वगैरह होती है, एक्जैक्टली उसी सिनेरियो में आप सोचिएगा कि अगर एसेट को अभी निकाल दिया जाए तो कितना उससे मिलेगा। ठीक है, तो नेट सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है? करंट रेजिडुअल वैल्यू माइनस इसमें से क्या कर दें हम लोग, सेलिंग एक्सपेंस। एक डेफिनेशन और लिखिए, वैल्यू इन यूज, पॉइंट नंबर 10 बना दीजिए। पॉइंट नंबर 10, वैल्यू इन यूज। इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ cash flows an enterprise expects to arise from the continuing use of an asset and from its disposal at the end of its useful life. Value in use क्या है? Is the present value of cash flows an enterprise expects to arise from the continuing use of an asset and from its disposal at the end of its useful life. चलिए समझिए इस बात को। एसेट की लाइफ कितनी ली थी अभी हमने एग्जांपल में? 8 years। 8 साल ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3 4 6 7 3 साल तो ऑलरेडी बीत चुके हैं, इतना पीरियड तो निकल चुका है, अब इसे छोड़ दीजिए। अब इस मशीन का हम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ कमाते होंगे कि नहीं? हाँ, इस पे जो प्रोडक्ट बनाते हैं उससे हम कुछ कमाते हैं। ठीक है, तो जो भी मेरी एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज है कि इस मशीन की वजह से हम क्या कमाएंगे, एक्स अमाउंट यहाँ पे, एक वाई अमाउंट यहाँ पे, एक जेड अमाउंट यहाँ पे, एक ए अमाउंट यहाँ पे, एक बी अमाउंट यहाँ पे, प्लस यहाँ वाले पे बी अमाउंट ही नहीं, 100 रुपए जब ये स्क्रैप हो जाएगा तो भी आएगा प्लस 100।
आई बात समझ में? क्या है ये? एक्स वाई जेड ए बी, ये सब क्या है? वो जो कैश फ्लो हमें होने वाला है, ठीक है। इन सब की यहां पे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसकी यहां, इसकी यहां, इसका, इसका और बी प्लस 100 का, इसका। और यहां पे जो वैल्यू आती है इसी को क्या कहा जाता है? वैल्यू इन। क्लियर है बात? तो जो मशीन आपके पास इस समय है, आप देखिए फ्यूचर में उससे कितना कैश फ्लो आएगा, ठीक है। साथ में ये भी कंसीडर कर लीजिएगा कि जब आप स्क्रैप करोगे एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ तो कितना पैसा आएगा, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। ये काम आपको कब करना पड़ेगा? कब करना पड़ेगा ये काम? एट एवरी ईयर एंड, ठीक है। हर साल 31 मार्च को हम ये कैलकुलेट करेंगे। एक बात बताइए, क्या सभी एंटिटी का इंपेयरमेंट लॉस आना ही चाहिए? कोई जरूरी नहीं है। इंपेयरमेंट लॉस आए ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कोई इंपेयरमेंट लॉस है ही नहीं, ठीक है। मेरी जो बुक्स में वैल्यू चल रही है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, वो पहले से ही ज्यादा है, किससे? रिकवरेबल अमाउंट। तो व्हाट यू हैव टू सी कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज, अच्छा ये कब नहीं होगा? अगर कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से तब तो इंपेयरमेंट लॉस आएगा, अगर ये कम है तो नहीं आएगा। And what is this recoverable amount? Recoverable amount is higher of net selling price or value in use. So what calculation you have to make? You have to make calculation of net selling price. मतलब immediate सेल कर देंगे तो कितना आप मिलेगा, और फिर साथ ही साथ ये देखिएगा कि इससे हम कितना कमा लेंगे, फ्यूचर में इस मशीन की वजह से कितना पैसा मेरे पास आएगा। इसको this standard should be applied in accounting for property, plant and equipment except when another accounting standard requires or permits a different accounting treatment. कह रहा है सभी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए यही एएस लगेगा, लेकिन अगर कोई एएस स्पेसिफिकली किसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करे तो उस पे वही स्टैंडर्ड माना जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप एक एसेट को किराए पे दे देते हो, लीज पे दे देते हो, तो उसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड है, दैट इज AS 19 लीजेस, ठीक है। इसलिए अगर एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने लीज पे दिया हुआ है तो उसमें लीजेस वाली अकाउंटिंग चलेगी, ना कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट AS 10 लगेगा। आई बात समझ में? तो कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट AS 10 सभी प्रॉपर्टीज पे लगेगा, लेकिन जिन भी प्रॉपर्टीज के लिए अलग से कोई स्टैंडर्ड है उस पर वही स्टैंडर्ड लगेगा, ठीक है। Second point, other accounting standard may require recognition of an item of property, plant and equipment based on an approach different from that in this standard. ऐसा हो सकता है कि कोई एक डिफरेंट स्टैंडर्ड है जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करे और अप्रोच भी इससे कुछ अलग हो। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, वो अलग वाला अप्रोच ही आप उस पर अप्लाई कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल AS 19 लीजेस रिक्वायर्स एन एंटरप्राइज टू इवैल्यूएट इट्स रिकॉग्निशन ऑफ एन आइटम ऑफ लीज्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS 19 बताता है कि अगर एक प्रॉपर्टी आप लीज पे देते हो तो उसे कौन सी वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना चाहिए बुक्स में। तो कहता है तब फिर बात हमारी वाली मत मानिएगा, वो बात लीजेस वाली मानिएगा, AS 19 वाली। On the basis of the transfer of risk and reward. However, in such cases, other aspects of the accounting treatment for these assets, including depreciation, are prescribed by these standards. कह रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई मैटर अगर दूसरे स्टैंडर्ड में कहा गया है तो उस स्टैंडर्ड की बात मानिए, लेकिन कुछ बातें अगर नहीं कही गई हैं तो बाकी सारी बातें कहां की मानिएगा, इसी स्टैंडर्ड, ठीक है। जैसे AS 19 में रिकॉग्निशन की बात तो कही गई है कि जिस प्रॉपर्टी को आप लीज पे देते हो उसे कितने पे रिकॉग्नाइज कीजिए, लेकिन उसमें कहीं भी डेप्रिसिएशन की बात नहीं कही गई है, ठीक है। उसे डेप्रिशिएट कैसे करिए, तो डेप्रिसिएशन वाली बात कहां से उठा लेना, इसी स्टैंडर्ड से। देन पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। इफ यू हैव प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग से स्टैंडर्ड है, कौन सा? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, दैट इज AS 13, ठीक है। तो कहता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज डिफाइंड इन AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट शुड बी अकाउंटेड फॉर ओनली इन अकॉर्डेंस विद कॉस्ट मॉडल प्रिस्क्राइब्ड इन दिस स्टैंडर्ड। बेसिकली इसमें दो मॉडल अभी रिकॉग्निशन के बताएगा, एक बताएगा कॉस्ट मॉडल और दूसरा बताएगा रीवैल्यूएशन मॉडल। रीवैल्यूएशन मॉडल, 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 रीवैल्यूए
एक होता है कॉस्ट मॉडल और दूसरा होता है रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल में एसेट को हम कैसे दिखाते हैं, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इंपेयरमेंट, ठीक है। रीवैल्यूएशन मॉडल में भी कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इंपेयरमेंट तो होता ही है, लेकिन हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसे रीवैल्यू भी कर सकते हैं। मतलब मार्केट वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो हम अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के केस में इफ योर प्रॉपर्टी इज इन्वेस्टमेंट, तो वहां पर रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं चलता है, वहां पर सिर्फ क्या चलता है, कॉस्ट मॉडल, ठीक है। क्योंकि AS 13 ने क्या रखा है कि सिर्फ कॉस्ट मॉडल अप्लाई होगा। क्लियर है बात सबको? पॉइंट नंबर 4, दिस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई टू, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। अब आप सीखने जा रहे हो कि ये स्टैंडर्ड कहां नहीं लगेगा। दिस स्टैंडर्ड does not apply to a biological, ये स्टैंडर्ड बायोलॉजिकल एसेट्स पे अप्लाई नहीं होता है। व्हाट इज बायोलॉजिकल एसेट्स? लिविंग एनिमल एंड प्लांट्स, लिविंग एनिमल एंड प्लांट्स, इनको कहते हैं बायोलॉजिकल एसेट्स। मतलब पेड़ काट दिया तो उसके बाद वो बायोलॉजिकल एसेट नहीं है, ठीक है। लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल एसेट। ये स्टैंडर्ड बायोलॉजिकल एसेट पे नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको ये जरूर बता दें कि बायोलॉजिकल एसेट के लिए एक डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूर है, ठीक है। हालांकि AS नहीं है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, ये कहेंगे एक अलग से इंड AS है, ठीक है। तो बेसिकली अब जितनी भी चीजें क्रिएट हो रही है, कुछ भी नया अगर बन रहा है तो पता है वो किस में बन रहा है, इंड AS में। कोई नया स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आज नहीं हो रहा है। कोई भी नया स्टैंडर्ड क्रिएट किया जा रहा है तो वो कौन सी लिस्ट में क्रिएट हो रहा है, इन इंड AS, ठीक है। तो यू कैन राइट दिस कि फॉर बायोलॉजिकल एसेट देयर इज अ डिफरेंट इंड AS, बस आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। कि यहां पे डिस्कस नहीं किया जाता क्या मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, जैसे चाहे जैसे कर लो, नहीं, इसका भी स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट है और एक डिफरेंट इंड AS इसके लिए बनाया गया है। This standard does not apply to biological assets related to agriculture activity. एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड बायोलॉजिकल एसेट्स पे ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा, अदर देन बियरर प्लांट। अदर देन बियरर प्लांट का मतलब क्या हो गया, बियरर प्लांट पे अप्लाई होगा, बायोलॉजिकल एसेट्स पे अप्लाई नहीं होगा। अदर देन बियरर प्लांट मतलब बियरर प्लांट पे अप्लाई होगा। एंड व्हाट इज दिस बियरर प्लांट? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको पूरे पौधे को ही काट लिया जाता है। कुछ फसल ऐसी होती है जिसको पूरे पूरे, जैसे धनिया है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पूरा वो काट ही लेते हैं, पूरे के पूरे धनिया को ही काट लिया हमने। ऐसे बहुत सारी सब्जियां होती हैं, फल होते हैं जो एज इट इज उगाए जाते हैं और उसको हम पूरा पूरा क्या करते हैं, काट लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पेड़ है, ठीक है, इस पे एक फल हो रहा है, हम ये फल काट लेते हैं, ठीक है। फिर इस पेड़ पे और दूसरे फल क्या होते हैं, आ जाते हैं, और ये पेड़ भी एक आध साल से ज्यादा चलता है, मतलब एक ही सीजन का नहीं है, साल 2 साल 3 साल तक आपको फल ये देगा। ऐसे को कहा जाता है बियरर प्लांट। व्हाट इज बियरर प्लांट? जिसमें आप प्लांट को एज इट इज हार्वेस्ट नहीं कर देते, उसी को काट नहीं देते हो। बियरर प्लांट वो प्लांट होता है जिसमें फल वगैरह जो लगते हैं, जो भी चीजें लगती हैं, आप उसको निकालते हो, ठीक है। और ये प्लांट आपको प्रोडक्टिविटी देता है इन टर्म्स ऑफ मशीन ओनली। जैसे मशीन होता है बिल्कुल वैसे ही ये प्लांट भी है, ठीक है। ये प्रोडक्शन कर करके आपको दे रहा है, आप काटते जाते हो। तो क्या उस पे, ऐसे प्लांट पे ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है? कह रहा है हाँ, उस पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई नहीं होता है? जो पौधा लगाया पूरा काट दिए, उस पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स पे ये अप्लाई नहीं होता है, लेकिन बियरर प्लांट पे अप्लाई होता है। एंड बियरर प्लांट का मतलब ये होता है ऐसे पौधे जिनमें आप पूरे पौधे को फसल की तरह नहीं काटते हैं, उस पे जो प्रोडक्शन होती है, ठीक है, उस पे जो फल निकलता है आप उसको काटते हैं, और ये पौधे एक साल से अधिक चलते भी हैं, ठीक है। आप बियरर प्लांट पे एग्जांपल लिख सकते हैं, रबर ट्री। रबर ट्री क्या है? पेड़ उगा दिया, रबर निकालते रहते हैं इसमें से, पेड़ थोड़ी ना काट देते हैं। आगे बढ़िए।
दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज टू बियरर प्लांट बट इट डज नॉट अप्लाई टू प्रोड्यूस ऑन बियरर प्लांट। अब और ध्यान दीजिए, ये स्टैंडर्ड बियरर प्लांट पे अप्लाई होगा, लेकिन बियरर प्लांट का जो प्रोड्यूस है उस पे अप्लाई नहीं होगा। मतलब क्या है, मैंगो ट्री पे अप्लाई करेंगे लेकिन मैंगोज पे अप्लाई नहीं होगा, रबर ट्री पे अप्लाई होगा लेकिन रबर पे अप्लाई नहीं होगा ये स्टैंडर्ड, राइट। अच्छा, और जो पूरे पौधे ही उड़ा देते हैं, हम काट देते हैं, उस पे तो अप्लाई ही नहीं होगा। बी, और किस पे अप्लाई नहीं होगा ये स्टैंडर्ड, वेस्टिंग एसेट्स इंक्लूडिंग मिनरल राइट्स, expenditure on exploration for or extraction of minerals, oils, natural gases and similar non-regenerative resources। कह रहा है कि वेस्टिंग एसेट्स पे आपने जो खर्चे किए हैं, जैसे आपने मिनरल राइट्स एक्वायर किया, आपने एक ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट को रेडी करने के लिए जो खर्चे किए, कह रहा है ये सब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये सब एडवांस खर्चे कहलाते हैं, जो हम ओवर द पीरियड, मतलब बेसिकली इन खर्चों को कैसे ट्रीट कर लिया जाता है, एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक बड़ा खर्चा कर दिया और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम इसे चार्ज कर लेंगे, बट दे आर नॉट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, क्योंकि इससे आपके हाथ में कोई टेंजेबल चीज नहीं आई। कौन कौन सी चीजों की बात कर रहा है, कह रहा है मिनरल राइट्स आपने एक्वायर कर लिया, एक साइट को ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए आपने रेडी किया, उस पर खर्चे कर दिए, तो कह रहा है ये सब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है। However, this standard applies to property, plant and equipment used to develop or maintain the asset described in A and B above। A and B above को मेंटेन करने के लिए जो आप एसेट यूज करते हो, कह रहा है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। जैसे बायोलॉजिकल एसेट्स, मतलब पौधे वौधे जो फसल हो रही है, वो कह रहा है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन उस फसल को पैदा करने के लिए आप खेतों में एक ट्रैक्टर चलाते हो, क्या वो ट्रैक्टर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है? आई बात समझ में? एक पंप सेट लगा रखे हो जिससे इरिगेशन करते हो आप, ठीक है, क्या वो पंप सेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है? कह रहा है। आई बात समझ में? ये जो लाइन है इसका मतलब, however this standard applies to property plant and equipment used to develop or maintain the assets described in A and B above। A and B में जो एसेट लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन उनको मेंटेन करने के लिए जो एसेट आप यूज करते हो, उनको डेवलप करने के लिए जो एसेट आप यूज करते हो, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो सकती है। बायोलॉजिकल एसेट इज अ लिविंग एनिमल और प्लांट, ये हमने आपको बता दिया। देन बियरर प्लांट, ये भी हालांकि बता दिया, एक बार पढ़ लेते हैं। बियरर प्लांट इज अ प्लांट दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बियरर प्लांट वो प्लांट है जिससे प्रोडक्शन और सप्लाई होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, मतलब जिससे क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकलता है। इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन पीरियड ऑफ 12 मंथ। ध्यान दीजिएगा, 12 महीने के बाद भी आपको फसल देगा, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं जो एक क्रॉप सीजन ही चलते हैं, 6 महीने का क्रॉप सीजन है, 6 महीने बाद वो प्लांट बेकार है, ठीक है, फिर उसे खेती करनी पड़ती है उसकी, तो कह रहा है वो सब बियरर प्लांट नहीं है। बियरर प्लांट वो है जो साल भर से ज्यादा चलेगा। बेसिकली इसका फीचर पता है कैसा हो गया, मशीन जैसा, साल भर से ज्यादा चल रहा है और प्रोडक्शन कर करके देता है, ठीक है, उस पूरे पेड़ को काटना नहीं पड़ता है, तो उसी को बियरर प्लांट कहते हैं, और ये प्लांट मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट कहलाता भी है। इज एक्सपेक्टेड टू बेयर प्रोड्यूस फॉर मोर देन पीरियड ऑफ 12 मंथ एंड has a remote likelihood of being sold as agriculture produce except for incidental scrap sales। एक बात बताइए, हमने आपसे बोला कि रबर ट्री में आप रबर ट्री को नहीं काट देते हो, क्या करते हो, इसमें से रबर एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है। एक बात बताइए, कभी ना कभी काटोगे कि नहीं काटोगे? कभी तो काटोगे, एक समय आएगा जिसके बाद ये पेड़ काम नहीं आएगा, और उस समय आप काट के इसको, इसकी लकड़ियां भी बेच दोगे, एज स्क्रैप सेल कर दोगे। तो बताइए क्या ये बियरर प्लांट कहलाना चाहिए? कभी ना कभी तो काट ही रहे हैं। कह रहे हैं हाँ, वो तो हर पेड़ कभी ना कभी काटोगे, कह रहा है ये बियरर प्लांट है, ठीक है। तो क्या कहता है लास्ट में, हैज अ रिमोट लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड, जिसको सेल करने का रिमोट लाइक्लीहुड है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि जिसको आप कभी बेचोगे ही नहीं, कह रहा है उसे भी आप बेच सकते हो। हमने आपसे ये कहा जिसके पेड़ को आप नहीं बेचते, जिसकी फसल को आप बेचते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेड़ को कभी नहीं बेचते हो, कह रहे जिसका रिमोट लाइक्लीहुड है बेचने का, मतलब जिसे कम बेचते हो, ठीक है, लेकिन हाँ कभी ना कभी बेचेंगे कि नहीं, कभी ना कभी बेचेंगे, ठीक है। तो इससे वो बियरर प्लांट की डेफिनेशन से गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो बियरर प्लांट कहलाएगा। Has a remote likelihood of being sold as agriculture produce except for incidental scrap sales।
और हम इसे हमेशा कैसे बेचते हैं? एज स्क्रैप सेल्स। मतलब अब ये मेरे लायक नहीं है तो लकड़ी अपनी बेच देते हैं। फिर देखिए, द फॉलोइंग आर नॉट बियरर प्लांट। कह रहा देखिए ये सब बियरर प्लांट नहीं है। क्या? प्लांट कल्टीवेटेड टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। प्लांट आपने कल्टीवेट ही क्यों किया? ताकि आप उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की तरह पूरा हार्वेस्ट कर दो, मतलब काट दो। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज ग्रोन फॉर यूज एज लंबर। लंबर का मतलब होता है टिम्बर। टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी के टुकड़े। आपने पेड़ इसीलिए लगाया क्योंकि काट के आप लकड़ी के टुकड़े बेचोगे। ठीक है, तो अब ये बियरर प्लांट है? नहीं। ठीक है, अब तो आप ऐसे सोचिए ना, ये तो मशीन ही उखाड़ देने की बात हो गई। ठीक है, plant cultivated to produce agriculture produce when there is more than a remote likelihood that the entity will also harvest and sell the plant as agriculture produce other than as incidental scrap sales. For example, trees that are cultivated both for their fruit and their lumber. कह रहा है कि आपने पेड़ लगाया है जिसमें जब फसल हो जाएगी तो फल भी काट लोगे और पेड़ भी काट दोगे। आई बस समझ में, दोनों ही ऑब्जेक्टिव है, फल भी काटेंगे उसका और पूरा पेड़ भी काट के बेच देंगे। तो कह रहा है ये बियरर प्लांट नहीं है। बियरर प्लांट की बेसिक डेफिनेशन आप ऐसे अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, वो मशीन जैसा फीचर होना चाहिए उसका। ठीक है, प्रोडक्शन जो उससे हो रही है वो काटेंगे, साल भर से ज्यादा वो चलेगा, काम आएगा मेरे। ठीक है, तब जाके हम उसे क्या कहते हैं? बियरर प्लांट। और फिर उसे अगर बेचेंगे भी उसकी लकड़ियां वगैरह तो स्क्रैप की तरह, जब हमको लगेगा कि इससे प्रोडक्शन अब बंद हो चुकी है। एनुअल क्रॉप्स। एनुअल क्रॉप्स का मतलब ही ये हो गया कि साल भर से ज्यादा नहीं चलता है, और बियरर प्लांट तो वही होते हैं जो साल भर से ज्यादा चलते हैं। तो कह रहा है जितने भी एनुअल क्रॉप्स हैं वो बियरर प्लांट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। When bearer plants are no longer used to bear produce, they might be cut down. कह रहा है जब बियरर प्लांट पे प्रोड्यूस नहीं आते हैं, मतलब फल नहीं लगते हैं, हम बेसिकली वर्ड यूज कर रहे हैं फल, मेरे कहने का मतलब फल नहीं है, आप समझ चुके हो। इसीलिए हमने एक डेफिनेशन ले लिया था रबर, ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे कि हम फल जरूर बोल रहे हैं लेकिन मेरे कहने का मतलब से फल से नहीं है। ठीक है, When bearer plant are no longer used to bear produce, जब पेड़ पे फल लगना बंद हो चुके हैं, they might be cut down and sold as scrap. For example, for use as firewood, such incidental scrap sale would not prevent the plant from satisfying the definition of bearer plant. ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये कहते हो कि जब फल नहीं लगेगा तो हम इसे काट के बेच देंगे, तो ये तो पेड़ भी हमने बेच दिया, तो ये बियरर प्लांट नहीं है। तो कह रहा है ऐसा नहीं है, वो बियरर प्लांट है। जब फल लगना बंद हो जाए तो आप उसे काट के भी बेच सकते हैं।